Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel Manoj Jangir Classes. As you all know, आज हम जो है तीसरा पार्ट कर रहे हैं ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इससे पहले कि हमें वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपको ये चीज बता देना चाहता हूं, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं इन चैप्टर्स के। आप ये ना समझें कि इसके बाहर से कुछ नहीं आ सकता। तो इट डिपेंड्स ऑन योर स्कूल टीचर, इट डिपेंड्स ऑन योर ट्यूशन टीचर, वो टेस्ट में या एग्जाम में विद रेफरेंस टू स्कूल टीचर क्या क्वेश्चंस दे रहे हैं। लेकिन ये वो क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं आपको जो मैक्सिमम स्कूल्स में क्वेश्चंस आते हैं। यूनिट 2 पार्ट बी, और ये डिमांड है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं है यहाँ पर, तो इसकी बात हम कर रहे हैं। दिस इज डिमांड, जो आज का हमारा टॉपिक है। डिमांड एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूनिट नंबर 2 है वैसे, तो आज हम डिमांड की बात करेंगे यहाँ पर। सो इफ यू टॉक अबाउट दिस चैप्टर, सबसे पहला क्वेश्चन और बहुत मतलब फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसका क्या होता है, ये होता है भाई क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द कॉजेस फॉर इंक्रीज इन डिमांड। ये ध्यान रखिए कि हम इंक्रीज की बात कर रहे हैं या राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। अब सबसे पहली चीज जो कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर करता है, वो क्या करता है भाई, प्राइस जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, लिख देता है आंखें बंद करके। सबसे पहली गलती करते हैं आप, कभी भी याद रखिए, प्राइस इज नेवर रिस्पॉन्सिबल फॉर शिफ्ट इन डिमांड कर्व। डिमांड में या डिमांड कर्व में, इंडिविजुअल डिमांड में, मार्केट डिमांड में, सबका एक ही मतलब है, कभी भी प्राइस रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है इंक्रीज के लिए या शिफ्ट के लिए। देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ये डिमांड कर्व है, शिफ्ट हुआ राइटवर्ड, ये इस तरीके से, लेट से D2 कर दीजिए इसको, और फिर से शिफ्ट हुआ और इसको D1 कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस में कहीं पर भी चेंज नहीं आया है। तो अगर हम बात कर रहे हैं राइटवर्ड शिफ्ट की, लेफ्टवर्ड शिफ्ट की, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, याद रखिए प्राइस कभी भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करते हैं, इंक्रीज इन डिमांड या राइटवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट यानी कि राइज इन डिमांड। डिमांड कब राइज होगी? पहली चीज, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। आपके सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ जाएगा तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, प्रीवियस वीडियोस में मैं बता चुका हूं आपको कि अगर प्राइस ऑफ वाई इंक्रीज होता है तो डिमांड ऑफ एक्स विल राइज। तो दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, लेकिन एक की डिमांड लेते हैं और दूसरे का प्राइस लेते हैं। डोंट फॉरगेट दैट पर्टिकुलर थिंग। दूसरी बात करेंगे डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे कि पेन एंड इंक, कार एंड पेट्रोल, शूज एंड सॉक्स, इस तरीके से। तो एक की डिमांड और दूसरे का प्राइस, डी एक्स यानी कि डिमांड ऑफ एक्स, पी वाई यानी कि प्राइस ऑफ वाई, दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप देखने को मिलता है। ऊपर सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, वहां पॉजिटिव लगा दिया है, नीचे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, उसमें हमने नेगेटिव लगा दिया है। तो डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कि जैसे कार की जो प्राइस होगा वो, सॉरी, पेट्रोल का प्राइस जो है डिक्रीज हो जाएगा, तो कार की डिमांड भी बढ़ जाएगी। राइज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, डेफिनेटली इनकम अगर बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ जाएगी। यहाँ पर अगर आप डायग्राम बनाना चाहें, यू कैन प्रेजेंट द डायग्राम इन सच अ मैनर। एक ही चीज पूछी गई है तो हम राइटवर्ड शिफ्ट के बारे में बात करेंगे, सिर्फ इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये D1 शिफ्ट हो गया है। यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि अर्लियर इट वाज OQ, एक्स एक्सिस पे डिमांड लेते हैं, वाई एक्सिस पे प्राइस लेते हैं। डू द लेबलिंग, लेबलिंग जरूर करें। और यहाँ पर ये इंक्रीज होकर आप ये कह सकते हैं कि Q1 हो गया है। तो डायग्राम तीनों ही, चारों ही केसेस में सेम रहेगा, बाकी पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं। फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, अगर कोई कमोडिटी हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग है तो डेफिनेटली इट्स डिमांड विल राइज। राइज जो है आप ऐसे दिखा सकते हैं, या एक्स एक्सिस पे इस तरीके से एरो बनाकर भी शो कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड और राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। प्राइस कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। इसी चीज को मैंने यहाँ पर इस स्लाइड में भी बताया है, दैट व्हाट आर द कॉजेज फॉर लेफ्टवर्ड। अगर लेफ्टवर्ड के भी पॉइंट्स दे दिए मैंने, राइटवर्ड के भी पॉइंट्स दे दिए, और एक चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं, प्राइस इज नेवर रिस्पॉन्सिबल फॉर शिफ्ट इन डिमांड कर्व, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व या मार्केट डिमांड कर्व। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं देख लीजिए। राइटवर्ड की अभी हमने बात की है, इसी का इनवर्स कर लीजिए, आपको लेफ्टवर्ड के पॉइंट
आपने यहाँ लिखा इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, यहाँ कर दीजिए डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। यहाँ आपने किया डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यहाँ कर दीजिए इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। राइज इन इनकम, फॉल इन इनकम, फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, अनफेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेड राइज इन फ्यूचर प्राइस, कल अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ने वाला है तो मेरी करंट डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर कल फॉल होने वाला है तो मेरी करंट डिमांड कम हो जाएगी। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं, इसके अलावा भी बाकी सारे पॉइंटर्स होते हैं, मैंने नहीं बताए हैं, 4-5 पॉइंटर्स मैंने लिए हैं सो दैट वीडियो की लेंथ जो है वो लिमिटेड रहे और काम की चीजें आपको समझ में आए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाइड वेराइटी यहां पर आती है क्वेश्चंस की। अगर मैं बात करूं, यू कैन रीड द क्वेश्चन, और इसीलिए मैं कहता हूं कि यू नेवर नो कि कहां से क्या केस पूछ लिया जाए। तो यू नीड टू बी वेरी, यू नीड टू अप्लाई द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? सेटरस पेरिबस, यानी कि व्हेन अदर थिंग्स कीपिंग कांस्टेंट रिमेनिंग द सेम, देयर इज negative relationship between price and demand of a commodity. When price increases, demand decreases. When price decreases, demand increases. एक चीज ध्यान रखिए कि प्राइस में चेंज होता है पहले एंड देन इट इज शोन इन डिमांड, डिमांड में बाद में। यहां पर देख लेते हैं हम पहली चीज, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एनी केस बेस्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू इनकम, ज्यादातर इनकम से रिलेट होता है, ये मैंने बता दिया है, मोस्ट प्रोबेबली इसी से क्वेश्चन आता है, या फिर रिलेटेड गुड्स से आता है। तो ये दो चीजें आप जरूर कर लीजिए। अफेक्टिंग डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, इंडिविजुअल डिमांड भी दे सकता है, मार्केट डिमांड भी दे सकता है, वो थोड़ी सी वेरिएशन लेके आ सकते हैं टीचर। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट हैपेंस टू डिमांड फॉर अ गुड व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स और प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड फॉल। अब यहाँ पर चेक कीजिए, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट फॉल हो गया है तो डिमांड ऑफ एक्स जो है वो फॉल हो जाएगी। की कोशिश कीजिए, कोक और पेप्सी है, जैसे मान लीजिए ये कोक ले लीजिए आपकी गिवन कमोडिटी, पेप्सी ले लीजिए इधर। अगर पेप्सी का प्राइस कम हो गया है तो लोग पेप्सी को ज्यादा कंज्यूम करेंगे, बिकॉज ऑफ दैट कोक की डिमांड कम हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, फॉल इन डिमांड ऑफ द गिवन गुड। इस तरीके का केस गिवन हो सकता है, एक्सप्लेन हाउ राइज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर अफेक्ट्स द डिमांड फॉर अ गुड। अब अगर इनकम राइज होती है ऑल ऑफ यू, तो आपकी डिमांड भी राइज हो जाएगी, दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। बट अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का या इस तरीके से, तो आप यहाँ पर ये भी लिख दीजिए कि डिमांड फॉर एन, डी एन यानी नॉर्मल गुड के लिए बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आप इंफीरियर गुड्स की बात कर रहे हैं तो वो कम हो जाएगी, क्योंकि इंफीरियर गुड्स के साथ इसका नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। इस तरीके से लिख देते हैं। आई थॉट कि मैं आपको एक केस भी बताऊं। मैंने ये क्वेश्चन दिया था एक बार अपने स्कूल के एग्जाम में और मुझे वैरायटी ऑफ आंसर्स देखने को मिले थे। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें और समझें, ये केस बेस्ड क्वेश्चन है और इस तरीके का सिर्फ एक एग्जांपल दिया है मैंने यहाँ पर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएगा, शायद आ भी सकता है। अ न्यू स्टील प्लांट कम्स अप इन झारखंड। झारखंड में एक नया स्टील प्लांट लगता है। मेनी पीपल who were previously unemployed थे, इनकम नहीं होगी कुछ भी उनकी, इन द एरिया आर नाउ एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड को मैंने पहले से ही डार्क ब्लू कलर से दिखा दिया है करके कि आप इस पर थोड़ा फोकस करें कि अब वो एम्प्लॉयड हो गए हैं। एम्प्लॉयड हो गए हैं तो अब उनकी इनकम बढ़ेगी, इनकम इंक्रीज हो जाएगी। हाउ विल दिस अफेक्ट द डिमांड कर्व ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी एंड कलर टीवी। अब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को लोग डिमांड कम करेंगे क्योंकि नाउ दे आर अर्निंग सम मनी, तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी विल बिकम इंफीरियर गुड फॉर देम। पहले इनकम नहीं थी तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चल रहा था, कलर टीवी की डिमांड बढ़ जाएगी बिकॉज कलर टीवी विल बिकम नॉर्मल गुड फॉर देम। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए, एनालाइज कीजिए, डिमांड और बाकी सारे फैक्टर्स का जो लॉ है, एप्लीकेबिलिटी जो है आपने समझा है, उसको यहाँ पर जरूर लगाइए। यू विल बी एबल टू लाइक फाइंड आउट योर आंसर कि क्या आंसर यहाँ पर होना चाहिए। सो दिस इज फॉर लाइक अ केस बेस्ड क्वेश्चन जो इस तरीके से आ सकता है। तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड आई कैन गारंटी ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग कि ये आपके यूनिट टेस्ट में, वीकली टेस्ट में या किसी भी इंटरनल एग्जाम, फर्स्ट टर्म एग्जाम में जरूर आया होगा ये क्वेश्चन
किसी भी लेवल पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसमें से 4 क्वेश्चंस बनते हैं, ये चारों क्वेश्चन सेम चीज पूछते हैं, 19-20 का यहाँ पर डिफरेंस है, एंड द आंसर इज गोइंग टू रिमेन द सेम ऑल ऑफ यू बाय मेकिंग सम माइन्यूट चेंजेस हियर इन द क्वेश्चन, बाय मेकिंग सम माइन्यूट चेंजेस इन द आंसर। पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन है कहता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में और चेंज इन डिमांड में डिफरेंस बताइए। दूसरा क्वेश्चन कहता है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व और शिफ्ट इन डिमांड कर्व में डिफरेंस बताइए। तीसरा क्वेश्चन कहता है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड या फिर इंक्रीज इन डिमांड में डिफरेंस बता दीजिए, या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड में डिफरेंस बता दीजिए। मैं आपसे एक चीज कहता हूँ, और जो मैंने अगर आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की, मैंने वहां पर भी आपको ये सारी चीजें बता रखी हैं। एक चीज मैं आपको बताऊंगा, आप देखिए चेंज इन डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड बोलने में बड़ा है, मार्क हाईलाइट कर लीजिए। मूवमेंट अलोंग, ये अमंग नहीं है, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड में मूवमेंट जो है वो बड़ा है, लिखने में, बोलने में, देखने में। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड इंक्रीज इन डिमांड से बड़ा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड डिक्रीज इन डिमांड से बड़ा है। अब यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं सर, ये समझ लीजिए कि ये बड़ा छोटा क्या सर आपने लगा रखा है, तो अमंग नहीं होगा, ये अलोंग होगा, अलोंग डीडी कर्व। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो बोलने में बड़ा, देखने में बड़ा, लिखने में बड़ा पॉइंट है, ऑल सच थिंग्स आर गोइंग टू चेंज विद द हेल्प ऑफ चेंज इन प्राइस। अगर प्राइस चेंज होगा तब चेंज होंगी, और आप चेंज इन डिमांड की बात कीजिए, शिफ्ट की बात कीजिए, इंक्रीज की बात कीजिए, डिक्रीज की बात कीजिए, दीज थिंग्स आर गोइंग टू हैपन बिकॉज ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर्स। लिख देते हैं, change in other factors except price of the commodity। factors जो अभी आपने ऊपर पढ़े हैं वो अदर फैक्टर्स ही थे, प्राइस को छोड़ देंगे, एक्सपेक्ट नहीं एक्सेप्ट होना चाहिए। ये थोड़ा सा जब बोलते हैं और लिखते हैं तो सेंसेस काम करना थोड़ा सा, एक्सेप्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, समझनी है। अगर आप ये चीजें समझ जाते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। इनको मैंने 1 बाय 1 एक्सप्लेन भी किया हुआ है, कुछ छोटे छोटे चेंजेस आपके होंगे, और समझिए किस तरीके से आप इनका आंसर लिखेंगे। सबसे पहले चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मीनिंग लिख दीजिए, सबसे पहला बेसिस। मीनिंग कैसे लिखेंगे, मैंने अभी अभी आपको बताया, बोलने में, देखने में, लिखने में कौन सा बड़ा, चेंज इन क्वांटिटी बढ़ा, तो ये प्राइस की वजह से चेंज होता है, और ये अदर फैक्टर्स की वजह से। आप क्या लिखेंगे, चेंज इन क्वांटिटी रेफर्स टू राइज और फॉल, या फिर चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी में चेंज आने की वजह से जब चेंज होती है डिमांड, उसको हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जबकि अगर अदर फैक्टर्स की वजह से, when there is a change in demand due to the other factors, or you can say rise or fall in demand due to change in other factors, that is what we call change in demand, other factors। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, ये भी वही चीज है कि प्राइस की वजह से अगर कोई चेंज आता है डिमांड में, दैट इज व्हाट वी कॉल मूवमेंट अलोंग डीडी कर्व। और अगर अदर फैक्टर्स की वजह से आता है तो हम उसको बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मैं आपको बता देता हूं वैसे मूवमेंट अलोंग डीडी कर्व होता क्या है, ये आप देख लीजिए। जब भी प्राइस की वजह से यहाँ पर आता है चेंज, तो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है। मैं यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ सो दैट यू पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये देखिए कि प्राइस चेंज हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस इंक्रीज हो गया है। ये जो ओपी प्राइस था, ओपी ओ क्यू, इसको पॉइंट नाम दे देते हैं ए, तो ये ओपी से इंक्रीज होकर ओपी1 हो गया, और क्वांटिटी डिक्रीज होकर ओक्यू1 हो गई है, इसको नाम दे देते हैं बी। और यहाँ पर अगर ये इस तरीके से प्राइस फॉल होता है तो ये हो जाता है P2, और ये हो जाता है Q2, और ये आ जाएगा C। तो ये A से B तक अपवर्ड मूवमेंट, A से C तक डाउनवर्ड मूवमेंट। जबकि अगर आप बात करते हैं चेंज इन डिमांड की, तो चेंज इन डिमांड या शिफ्ट इन डिमांड, बेसिकली इसमें क्या होता है, डिमांड का यहाँ पर आपका जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहता है, और डिमांड में आपके चेंजेस आते हैं। तो ये थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं इसको, और ये या तो आपकी डिमांड इंक्रीज हो गई है D1 D1, या आपकी डिमांड यहाँ पर डिक्रीज हो गई है D2 D2। सो दिस इज हाउ यू कैन शो दिस थिंग। इसके बाद रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, यहाँ पर प्राइस होता है, यहाँ पर अदर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर कांस्टेंट फैक्टर्स की यहाँ पर बात करें तो इसके केस में अदर फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं, क्योंकि चेंज प्राइस की वजह से आ रहा है, और चेंज इन डिमांड में प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहता है।
एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मूवमेंट और मूवमेंट या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की बात करें तो यहां पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है, जबकि इन दोनों केसेस में जो कि सेम है, यहां पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। शिफ्ट एंड मूवमेंट, किसमें शिफ्ट होता है, किसमें मूवमेंट होता है, या क्या टाइप होता है, अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट, राइटवर्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट, तो इस बेसिस पे आप बता सकते हैं। टाइप्स की बात वहीं पर आ गई है। आप कह सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में जो है मूवमेंट होती है, जबकि शिफ्ट चेंज इन डिमांड में शिफ्ट होता है। फिर टाइप्स बता सकते हैं आप इसके, जैसे कि अगर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की बात करें तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। जबकि शिफ्ट की बात करें या चेंज इन डिमांड की बात करें तो इंक्रीज या डिक्रीज में हो सकता है। डायग्राम आप बना सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 एंड 2 7 पॉइंटर्स मैंने आपको बता दिए। इनके बेसिस पे आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं तो कहूंगा मेरी तरफ से आप इस क्वेश्चन को जरूर करके जाइए। एक्सपेंशन इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, एक नया नाम मैंने इसका लिखा है यहाँ पर। इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। तो मैंने जानबूझ के लिखा है सो दैट आपको एक नई टर्म मिल सके। सबसे पहले मीनिंग बता दीजिए, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर शिफ्ट होगा या मूवमेंट होगा, एक डायग्राम बना दीजिए। कांस्टेंट फैक्टर क्या होंगे, एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, प्रीवियस स्लाइड में जो बताया वो पॉइंट्स आप यहां पर लिख दीजिए, एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल सच थिंग्स। हम बात कर रहे हैं इंक्रीज इन डिमांड की। इंक्रीज कब होता है? इंक्रीज इन डिमांड का मतलब होता है राइज इन परचेज ऑफ अ कमोडिटी एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस। जब आप इसके एग्जिस्टिंग प्राइस पे यानी कि प्राइस कांस्टेंट है, यहाँ पर अदर फैक्टर्स में चेंज आने की वजह से जब आप एग्जिस्टिंग प्राइस पे इसको ज्यादा खरीदने लगते हैं तो उसको हम इंक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। जबकि इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड या एक्सपेंशन ऑफ डिमांड बोलते हैं कि when there is rise in demand of the commodity due to fall in its price, प्राइस फॉल होता है उसकी वजह से जब यहां पर होता है। रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या होते हैं? फेवरेबल चेंज होता है अदर फैक्टर्स में अदर देन प्राइस, जबकि यहां पर फॉल इन प्राइस जो है वो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है। यहां पर फॉरवर्ड यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट आपको देखने को मिलता है, जबकि यहां पर डाउनवर्ड मूवमेंट आपको देखने को मिलती है। डायग्राम आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए, आप एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, तो पहले आप पॉइंट ए पर थे और अब यहाँ पर प्राइस डिक्रीज हुआ और क्वांटिटी आपकी इंक्रीज हो गई। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये सारे पॉइंटर्स ऑलमोस्ट सेम हैं, बस आपके समझने का फर्क है। D1 D1 ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, या फॉरवर्ड शिफ्ट भी आप उसे बोल सकते हैं। तो आई हैव जस्ट एक्सप्लेन 3 पॉइंट्स। लाइकवाइज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड इज रिलेटेड। वही क्वेश्चन है, अलग अलग एस्पेक्ट से पूछा जा सकता है आपको। और कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो ये अपवर्ड मूवमेंट को लीड करता है। डिक्रीज इन डिमांड की बात करें, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इससे होता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड को आप यहां पर ये भी बोलते हैं डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये आप थोड़ा सा रिलेट कर लीजिएगा। इंटेंशनली आई हैव रिटन दिस पर्टिकुलर थिंग सो दैट यू कैन डिफरेंशिएट समवेयर। आगे बात कर लेते हैं बच्चों। यहां पर है डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉर्मल गुड एंड इंफीरियर गुड। आपको ये डेफिनेशन जरूर पता होनी चाहिए। अच्छा, आप यू कैन नॉट डिसाइड दैट अ कमोडिटी इज इंफीरियर गुड और नॉर्मल गुड। किसी के लिए वो इंफीरियर हो सकती है, किसी के लिए वो नॉर्मल गुड हो सकता है। मुकेश अंबानी अगर हेल्थ कॉन्शियस होके डबल टोन्ड मिल्क पीता है तो दैट डबल टोन्ड मिल्क विल बी नॉर्मल गुड फॉर मुकेश अंबानी। एंड इफ अ पर्सन हु इज नॉट हैविंग अ गुड इनकम और फिर वो डबल टोन्ड मिल्क कंज्यूम
ये क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा नहीं आता है आपके पेपर में, बट फिर भी मैं कहूंगा ये अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। वैसे तो सीबीएसई में आउट ऑफ सिलेबस बोला जाता है इसको, इस क्वेश्चन को, व्हाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, व्हाई कंज्यूमर बाय मोर क्वांटिटी एट लेस प्राइस, व्हाई देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड ही क्यों होता है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड क्यों नहीं होता। तो ये क्या रीजंस हैं इसके। तो अगर मैं इसके रीजंस बताऊं आपको, तो वैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन काफी टीचर्स होते हैं जो इस क्वेश्चन को देते हैं। द फर्स्ट रीजन इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो व्हाट डज इट मीन। इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे अगर आपका प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस आपका कांस्टेंट है और डिमांड आपकी इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर क्या होता है कि mu which you are getting from each successive unit that keeps on falling, वो फॉल होता रहता है। अब कंज्यूमर अगर प्राइस फॉल होता है तो उसकी और यूनिट्स खरीदेगा, और अगर उसका प्राइस डिक्रीज, अगर उसका प्राइस इंक्रीज होता है, अगर डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होगी, क्योंकि एमयू और प्राइस के इक्वल जब होता है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है। हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ है ये। और अगर मान लीजिए प्राइस इंक्रीज होता है तो उसका एमयू जो है वो कम हो जाएगा, प्राइस ज्यादा हो जाएगा, तो डिमांड जो है वो डिक्रीज करने लग जाएगा। सो द फर्स्ट रीजन इज एलडीएमयू। अनदर इज इनकम इफेक्ट। जब भी आपका प्राइस फॉल होता है तो जो रियल इनकम होती है कंज्यूमर की, रियल इनकम कंज्यूमर की इंक्रीज हो जाती है। ये वाई इंक्रीज हो जाती है। मैं वाई आर नीचे लगा रहा हूँ, ऐसे लिखते नहीं है बट मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। तो दिस इज हाउ इट हैपेंस। इसके ऑपोजिट भी आप ले सकते हैं कि भाई जब प्राइस राइज होता है तो जो आपकी रियल इनकम होती है वो फॉल हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, आपकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, रियल एग्जिस्टिंग डिमांड, और अगर इनकम आपकी बढ़ गई है बिकॉज ऑफ फॉल इन प्राइस तो आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन देम। मैंने ऑलरेडी बहुत छोटा छोटा यहाँ पर लिखा हुआ है। द थर्ड पॉइंट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो जब भी कोई कमोडिटी अगर सस्ती होती है, whenever the price of a commodity decreases or the price of substitute decreases, we would like to shift to that commodity in place of expensive commodity। अगर मान लीजिए दो प्रोडक्ट हैं, कोक और पेप्सी, और पेप्सी का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो वी विल शिफ्ट टू कोक। कोक का प्राइस बढ़ जाता है तो हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे उसको, ताकि हमारी रियल मतलब बेसिकली हम ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर पाए। तो दिस हैपेंस। इसके अलावा साइज ऑफ कंज्यूमर्स ग्रुप भी काफी बार इंपैक्ट करता है। इफ अ ग्रुप ऑफ consumers are purchasing something, then as a consumer you would also like to purchase that particular commodity। ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। तो दीज आर द रीजंस जो रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक इलास्टिसिटी का भी कंसेप्ट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक न्यूमेरिकल आपके इलास्टिसिटी का आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आप क्या कीजिए, आप टाइप कीजिए मनोज जहांगीर क्लासेस, प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पर प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th क्लास। उसमें थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये वीडियो मिलेगा, टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पर आप देखेंगे तो और भी काफी सारी चीजें मिलेंगी आपको, डिग्रीज वगैरह, इलास्टिसिटी वगैरह। बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस। तो ये 15-20 मिनट का वीडियो है। आप यहाँ पर हर एक क्वालिटी का क्वेश्चन आपको इलास्टिसिटी का मिलेगा ही मिलेगा। फॉर्मूला क्या होता है इलास्टिसिटी का वो मैं बता देता हूँ। ऐसे फॉर्मूले बहुत ज्यादा बहुत बहुत होते हैं। डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, ये फॉर्मूला होता है। इसके अलावा एडी का ये भी फॉर्मूला होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये दो ही चीजें हैं जो हमारे ज्यादातर आती है, माइनस साइन आगे लगा होता है, उसको हम इग्नोर करते हैं। तो एक इलास्टिसिटी का क्वेश्चन आपका हो गया। देन यहाँ पर आता है भाई, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी। अब एक कंबाइंड क्वेश्चन भी आ सकता है या फिर इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। अभी इसकी बात नहीं करेंगे, मीनिंग ऑफ वेरियस डिग्रीज। पहले हम ये फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी की बात कर लें। नेचर ऑफ द कमोडिटी, किस नेचर की है। अगर मान लीजिए ये नेसेसरी है, लग्जरी है या कंफर्ट है, तो डिपेंड करता है। तो आप एक्सट्रीम लेवल ले लीजिए। इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज। वैसे तो अगर नेसेसरी है तो ईडी विल बी जीरो, चेंज नहीं होगी। अगर कंफर्ट है तो ईडी, लग्जरी है नॉट कंफर्ट,
लग्जरी की बात कर लेते हैं, इसकी बात नहीं करते हैं। अगर लग्जरी है तो ये इन्फिनिटी इसकी इलास्टिसिटी होगी, यानी कि ज्यादा इलास्टिक होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, डिमांड चेंज हो सकती है। सब्स्टिट्यूट नो सब्स्टिट्यूट्स तो यहां पर इनइलास्टिक डिमांड होगी, और अगर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं तो इलास्टिक होगी। इलास्टिक मतलब चेंज हो सकती है। ऑल्टरनेटिव यूजेस, जिसके जितने ज्यादा ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं उसकी डिमांड उतनी ज्यादा होती है। डिफरेंट पर्पस होंगे, डिफरेंट डिमांड होगी, और इम्पैक्ट किया जा सकता है उसको, जैसे डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, डिमांड फॉर कोल, डिमांड फॉर डीजल। इलेक्ट्रिसिटी से आप देखते हैं कि हम लोग घर में खाना बना सकते हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चला सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हम लोग यूज कर रहे हैं फैन वगैरह, या जो घर के काम होते हैं। तो ऑल्टरनेटिव यूजेस यहां पर होते हैं, तो अगर किसी चीज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं तो दैट विल बी इलास्टिक। प्राइस लेवल ज्यादा होगा, हायर द प्राइस लेवल हायर द इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी भी उतनी ज्यादा होगी। टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। टाइम पीरियड जितना ज्यादा होगा, जितना लॉन्ग पीरियड होगा, इलास्टिसिटी भी उतनी ज्यादा होगी। टाइम पीरियड जितना कम होगा, कंजम्पशन हैबिट्स जो है वो चेंज होने में टाइम लगेगा। तो शॉर्ट पीरियड में ईडी जो होती है वो इनइलास्टिक होती है, लॉन्ग पीरियड में ये इलास्टिक होती है। ऐसा आप लिख सकते हैं यहां पर। तो ये दिस इज ऑल अबाउट इलास्टिसिटी। एक लास्ट क्वेश्चन यहां पर जो है वो है इंडिविजुअल केसेस कैसे आते हैं इसके, जो मैंने पीछे बताया आपको। ऐसे दिया हो सकता है कि भाई explain the following explain the effect of the following on the demand of a commodity, habits of the consumer, nature of the commodity का क्या फर्क पड़ेगा, नंबर ऑफ इट सब्स्टिट्यूट पीछे बता दिया है मैंने, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस गिवन हो सकते हैं। अगर आपको कुछ, मैं थोड़ा सा जल्दी यहां पर चल रहा हूं ताकि वीडियो की लेंथ हमारी कम हो, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं क्वेश्चंस। लास्ट क्वेश्चन जो इसका है ये 7 से ही रिलेट करता है, एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन, कि अलग अलग डिग्रीज पूछी जा सकती हैं आपसे इलास्टिसिटी की, कि कौन कौन सी होती हैं। तो पहला होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक यानी कि इन इलास्टिक, सॉरी, एडी इज इक्वल टू जीरो, कि प्राइस में कितना भी चेंज हो या इनसिग्निफिकेंट चेंज हो, डिमांड चेंज नहीं होगी। जैसे कि सॉल्ट, जैसे कि वाटर, इन इस तरीके की चीजें। रिलेटिवली इनइलास्टिक या इनइलास्टिक भी बोलते हैं, या लेस देन वन भी बोलते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं दैट व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज बेसिकली लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये वो सिचुएशन होती है। यूनिट इलास्टिक, व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड, ये दो चीजें आप लिखते रहिए, डिमांड लिख देते हैं, इज इक्वल टू परसेंटेज डेल्टा प्राइस, चेंज इन प्राइस। रिलेटिवली इलास्टिक में होगा when percentage change in demand is more than percentage change in price, इस तरीके से। और perfectly elastic का मतलब होगा when ED is equal to infinity। क्या होता है क्या नहीं होता, you can see here, you can read here, dedicated videos already available हैं, description में जाइए, चेक कीजिए। बाकी आपसे मिलते हैं और डिस्कस करते हैं सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में। और अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं, और भी इसी तरीके की वीडियोस चाहिए, तो जाइए प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल पर जरूर क्लिक करें, सो दैट जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम। आई होप कि इसके बाद आपका जो एग्जाम होगा वो बहुत अच्छा जाएगा, अच्छे तरीके से आप एग्जाम दे सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, take care and keep watching Manoj Jangir classes. Thank you all of you.